हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वैदिक पाठशाला के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, और ये चैप्टर हम लोग का सेकंड चल रहा है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो उसी में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता था और भौतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं और क्या क्या रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। कुछ एग्जाम्पलों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रासायनिक परिवर्तन। हमारा पहला हेडिंग क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन पहला हेडिंग डालेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि वह परिवर्तन, हम क्या कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ क्या होता है, अस्थायी रूप से क्या होता है, बदल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अस्थायी रूप से बदलकर नए पदार्थ में आ जाता है या नए पदार्थ का निर्माण करता है और उसके गुण, रचना और भार में क्या होता है, मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अस्थायी रूप से क्या होता है, बदल कर नए पदार्थ में आ जाता है तथा उसके गुण, रचना और भार में मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वह परिवर्तन जिसमें अस्थायी रूप से बदलकर नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसमें क्या होता है, रचना, गुण और उसके भार में मूल पदार्थ से भिन्न हो जाता है, उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर इसमें हम लोग उस परिवर्तन को हटा लें फिर भी वो हमारा मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं आ सकता है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जब जल रहा है तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड को रोक देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह को अगर हम रोक देंगे तो क्या होगा, बल्ब बुझ जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अगर रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है कि एक बार वो परिवर्तन हो गया तो वो हो गया, चाहे हम परिवर्तन को हटाए या ना हटाए, वो हमेशा के लिए वैसा ही हो जाता है। तो चलिए लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ, लिखेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ, आप साथ साथ लिखते चलेंगे, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अस्थायी रूप से बदलकर नए पदार्थ में आ जाता है या नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। और उसके गुण, रचना व भार में मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अस्थायी रूप से बदलकर नए पदार्थ में आ जाता है और उसके गुण, रचना
वह भार में मूल पदार्थ जो हमने पहले लिया था वो हमारा मूल पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल आपको दिया जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक एग्जाम्पल को आपको हम समझाने की कोशिश करें तो क्या होगा, जैसे आप कह सकते हैं कि भोजन का पचना, भोजन का पचना, जो आपका भोजन है, आप जितने स्वादिष्ट भोजन को खाते हो, भोजन है, आप क्या करते हो, आप मान लो आप अपने चेहरे से उसको, ठीक है, आपके मुंह से जाता है भोजन, आपके मुंह से आपके शरीर के अंदर गया, जब शरीर के अंदर जाता है तो भोजन का क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। जब डाइजेशन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जब भोजन हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है, अगर वो हमें डाइजेशन ना हो करके रिटर्न वापस आ जाए, जिसको हम लोग उल्टी दस्त कहते हैं, उस रूप में अगर हमारा भोजन वापस आता है तो हम ये देखते हैं कि उसमें जो एंजाइम मिल जाता है, रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं, क्योंकि हमारे मुंह में जाता है तो वहाँ पे अलग एंजाइम काम करता है, जैसे जैसे जाता है वो अलग अलग एंजाइम काम करते हैं। जूलॉजी का टॉपिक है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ही भोजन क्या होता है कि माउथ के अंदर जाता है, उसमें रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, उसके बाद से अगर वो हमारे दस्त या उल्टी के रूप में बाहर आता है तो आप देखो ध्यान से कि वो चीज़ क्या है, वो मुख्य भोजन से, मूल भोजन से बिल्कुल भिन्न होता है। अब हम कहें कि नहीं मुंह से बाहर आ गया है तो भोजन वैसे ही रहेगा, तो था नहीं है, न रहेगा, न रहता है, न हो पाएगा, वो बदल चुका है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन माना गया है। वैसे ही पदार्थों का सड़ना, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मरने के बाद जब वो सड़ता है तो क्या होता है, वो भी रासायनिक परिवर्तन है, उससे कार्बनिक यौगिक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। अब आप ये कहिए कि नहीं जो सड़ गया वो पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है, तो ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। पदार्थ का जलना, अगर पदार्थ जो है मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को जला देंगे, राख बन गया, तो राख से फिर हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज़ इसमें कहने की कोशिश किया है, वही चीज़ समझाने की कोशिश किया है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अस्थायी रूप से बदल जाता है, वो क्या होता है, बदल करके नए पदार्थ बनाता है। अगर लकड़ी जला रहे हैं तो वो मूल अवस्था है। लकड़ी अगर जल रहा है, लकड़ी जो पहले अगर लकड़ी है, अगर उसका मूल अवस्था लकड़ी है, लकड़ी क्या है, मूल अवस्था में है, लकड़ी आपका मूल अवस्था का है, और अगर जलने के बाद अगर राख बनता है, राख, तो क्या होगा कि ये मूल अवस्था है और ये आपका अस्थाई अवस्था है, जो अस्थाई रूप से क्या होता है, बदल जाता है। ये अस्थाई रूप हम कह सकते हैं कि ये हमारा अस्थाई रूप है, जो बदला है, या बदला हुआ रूप, बदला हुआ स्वरूप, हम ये कह सकते हैं कि बदला हुआ स्वरूप, क्योंकि लकड़ी जब जल गया है तो राख से फिर हम लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लकड़ी है जल गया है, अगर राख बन गया है तो फिर हम उससे लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन में आता है, और रासायनिक से परिवर्तन के दृष्टि में आता है, और उसको रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी एक दो का हम लोग टॉपिक का चर्चा करेंगे। तो उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि भोजन का पचना, आपका पदार्थ का सड़ना, चूने का बुझना, या पदार्थों का सड़ना है, भोजन का पचना है, पदार्थ का जलना है, चूने का बुझना है, ये सब जितने हैं, लोहे में जंग लगना, जल का विद्युत अपघटन, दही का, दूध से दही का बनना। अब दूध से दही बन गया तो दही से दूध थोड़ी बनेगा, संभव है? नहीं है। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन एक बार हो गया है तो पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा। इसीलिए इसमें कहा गया है, इसीलिए इस रासायनिक परिवर्तन में ये कहा गया है कि यदि परिवर्तन का कारण हटा लिया जाए, यदि परिवर्तन का कारण हटा लिया गया, अगर दूध से दही बन गया है, अगर दूध से दही बन गया है, तो अगर हम उसमें से दही का थोड़ा सा गुण निकाल लें तो क्या वो दूध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो वही कहा गया है कि यदि परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए तो भी वो क्या होता है, मूल अवस्था में नहीं आता है, अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। जो उसका बदला हुआ स्वरूप है उसी स्वरूप में रहेगा, अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा।
अगर परिवर्तन का कारण हम हटा ले तो अपने मूल अवस्था में रहेगा, वही हमारा रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन एक बार बदल गया तो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग इसके बाद से देखेंगे, पहला टॉपिक है दूध से दही का बनना या दही और सिरके का बनना। हेडिंग लगाएंगे दही और सिरके का बनना, ये मिटकाते हैं, दही और सिरके का बनना। एग्जाम्पल लिखेंगे दही और सिरके का बनना, दही और सिरके का बनना। हेडिंग, अगर आपको लिखी लिखाई कलरफुल पीडीएफ चाहिए चैप्टर का, केमिस्ट्री का, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया आप उससे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। उससे और आसानी होगी, उसमें और अच्छे तरीके से बताया गया और एकदम कलरफुल बहुत बेहतरीन नोट्स बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या दही और सिरके का बनना। तो हेडिंग लगाएंगे अपना पहला, दही और सिरके का बनना, दही और सिरके का बनना। ये भी रासायनिक परिवर्तन में ही आता है, वो हम बताते हैं। पहले लिखेंगे कि क्या होता है, दूध को लिखेंगे कि दूध को जमाने से दही बनता है। ठीक है, दूध को जमाने से दही बनता है। ठीक है, दूध में थोड़ी सी दही की मात्रा, जिसको हम लोग उसका एक क्वांटिटी कहते हैं, उसको जब डालते हैं दूध में, जब दही को थोड़ी सी दही को डालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। हमने क्या लिखा है कि दूध को जमाने से दही बनता है, तो दूध के गुण, दही का गुण लिखेंगे, दूध को जमाने से दही बनता है, दही के गुण दूध के गुण से सर्वदा भिन्न होते हैं, सर्वदा भिन्न होते हैं। और दूध जो है वो एक बार दही बन गया तो वो दही से दूध नहीं बनता है, हम यही चीज़ समझा रहे हैं। अब इसके आगे क्या लिखना है हमको कि दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, जो अभी बताएं कि दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। ये रासायनिक परिवर्तन है। ये आपको एग्जाम में भी पूछता है कि दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि एग्जाम्पल आपको दे देगा, लगभग 5-6 एग्जाम्पल आपको दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा परिवर्तन है, कौन भौतिक है, कौन रासायनिक है, तो आपको लिखना होगा। हमने आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था और इसमें इस समय भी बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कि ये परिवर्तन है तो इनमें से कौन भौतिक है, कौन रासायनिक है। तो दही जो है, अगर दूध से दही बन रहा है तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। वही चीज़ों को हमने लिखा है कि दूध को जमाने से दही बनता है और दही के गुण दूध के गुण से क्या होते हैं, सर्वदा भिन्न होते हैं और दूध से वापस दही नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर। चलिए अब हमारा आता है सिरके का बनना। इसी प्रकार गन्ने के मीठे रस से सिरका किससे बनेगा, गन्ने के रस से बनेगा ना, तो लिखेंगे इसके नीचे इसी प्रकार गन्ने के मीठे रस से, क्योंकि गन्ने के रस से जो उसको पेड़ करके जो रस प्राप्त किया जाता है उसी से तो सिरका बनता है। तो इसी प्रकार गन्ने के मीठे रस से क्या बनता है, सिरका बनता है, सिरका बनता है। ठीक, इस सिरके का गुण
जो सिरका बन गया है तो इस सिरके का गुण गन्ने के गुण से भिन्न होता है, से भिन्न होता है। ठीक है, इसी प्रकार गन्ने के मीठे रस से सिरका बनता है और इस सिरके का गुण क्या होता है, गन्ने के गुण से भिन्न होता है। क्योंकि आप देखो रस तो किस अवस्था में था, सिरका हमारा बना है वो किस अवस्था में हो गया है, तो ये अंतर तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि एक रासायनिक परिवर्तन इसके साथ हुआ है। ये परिवर्तन हमारा रासायनिक है और इसके भार और गुण में भी अंतर आ जाएगा और इसके भार व गुण में भी अंतर होता है। दही और सिरके का बनना, ये क्लियर हुआ कि दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया तो वो दही से दूध नहीं बन सकता है, रासायनिक परिवर्तन। गन्ने के रस से सिरका बन गया तो सिरके से दोबारा गन्ना का रस हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं और यह एक किण्वन विधि होती है। ठीक है, यह एक किण्वन विधि से बनता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, ये आपका पहला एग्जाम्पल था। दूसरे में देखेंगे कि लोहे में जब जंग लग जाता है तब क्या होता है। आप देखे हो कि जितने भी लोहे हैं या जो भी लोहे का गेट होता है, ग्रिल होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, उनमें जब एक बार जंग लग जाता है तो वो दोबारा जंग को हम वापस रिटर्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या होता है, जंग लगने के बाद से वो धीरे धीरे ऑक्सीकरण के कारण वो क्या होती है, फूल करके मोटी हो जाती है, वो पहले की अपेक्षा कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, विभिन्न प्रकार की बातें आएंगी। तो हेडिंग डालेंगे क्या, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, इसको जैसे समझेंगे कि क्या होता है। यदि लोहा को हम जल में भिगो लें या वो वायु, आर्द्रता, नम, अम्ल की या जिसके भी संपर्क में आए या हम जानबूझ के भिगो दें और भिगोने के बाद कुछ दिनों के लिए हम क्या करें, उसको नम वायु में रख दें। अगर लोहे को हम जल में भिगो करके और कुछ दिनों के लिए नम वायु में रख दें तो क्या, अगर रख देंगे तो उस पर जंग लग जाता है और जंग लगने के कारण उसका भार बढ़ जाता है। जो भी वस्तु है, अगर जिस भी लोहे में अगर जंग लग गया है तो वो अपने पहले की अपेक्षा भार से इस समय बढ़ जाता है और यही गुण क्या कहलाता है, लोहे का जंग लगना कहलाता है। और इसमें बिल्कुल विभिन्नता होती है, लोहे के गुण और जंग वाले जो लोहा है उन दोनों में बिल्कुल विभिन्नता है। लोहे का गुण कुछ और होता है, जंग लगे हुए लोहे का गुण कुछ अलग होता है। तो इसको लिखेंगे कि यदि लोहे को जल में भिगोकर कुछ दिनों के लिए नम वायु में, ठीक है, नम वायु में खुला छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाता है। क्या होगा, जंग लग जाएगा। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है कि उसका भार भी बढ़ जाता है। तो लिखेंगे जिसके कारण उसका भार भी बढ़ जाता है। लोहे में जंग कैसे लगता है, यदि लोहे को जल में भिगोकर कुछ दिनों के लिए नम वायु में खुला छोड़ दे तो उसमें जंग लग जाता है, जिसके कारण उसका भार भी बढ़ जाता है। ठीक है, और लोहे के गुण
जो जंग का गुण है वो लोहे के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसको लिख लेंगे कि जंग के गुण, लिखेंगे कि जंग के गुण लोहे के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये आपका हो गया लोहे में जंग लगने का पूरी की पूरी प्रक्रिया, कि यदि लोहे को जल में भिगोकर कुछ दिनों के लिए नम वायु में खुला छोड़ दे तो उसमें जंग लग जाता है, जिसके कारण उसका भार भी बढ़ जाता है और जंग का गुण लोहे के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ये आपको हमने 2 एग्जाम्पल दिया कि रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है। अब इसका और एग्जाम्पल हो सकता है जल का विद्युत अपघटन। तो जल में विद्युत अपघटन कैसे होता है कि जब हम अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जो जल है उसका सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना, H2O, उसका सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है। तो ये किस रूपों में टूटता है, H2O हमारा H+ और O- के रूप में टूट जाता है। इसी रूप में वो विभाजन हो जाता है, कौन, जल। जब उसमें हम पानी में बिजली का प्रवाह डालते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं तो H+2 जो है, H2O जो है वो H+ और O- में विभाजित हो जाता है और इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इस परिवर्तन के कारण ये नया पदार्थ बनता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन, जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन भी हमारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन के ही अंतर्गत आता है। और उसके बाद से पदार्थों का सड़ना, भोजन का पचना, पदार्थों का जलना, चूने का बुझना, ये सब के सब क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन ही है। सब के सब रासायनिक परिवर्तन ही है। इसके बाद से एक विवादों के रूप में रहने वाला परिवर्तन है, जिसको आज तक ये नहीं कहा गया कि वो भौतिक कि रासायनिक है, वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, वो भी विवादों में रहा। तो उसको कहा जाता है कि विवादप्रद परिवर्तन, ठीक है। उसमें आता है HCl का जल में घुलना, HCl गैस का जल में घुलना। तो उसको आप समझेंगे, इसको मिटाते हैं और उसको समझेंगे कि वो क्या होता है। इसके बाद से हम लोग को देखना है कि HCl गैस का जल में घुलना, कि जब वो जल में घुलता है तो क्या होता है। जब जल में घुलता है तो क्या होता है, कौन, HCl गैस हमारा घुलेगा तो क्या होगा। और आप PDF ले सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए और आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप PDF ले लीजिए इसका, जो बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाया गया है, उसमें से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे विवादप्रद परिवर्तन, विवादप्रद परिवर्तन। ये विवादप्रद परिवर्तन में आपका HCl गैस का जल में घुलना, तो लिखेंगे HCl गैस का जल में घुलना, ठीक है। अभी क्यों विवादों में है, क्यों विवादों में है, तो इसका ये कहा जाता है कि जब HCl गैस जल में घुल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन बनाता है। अगर ये गैस है, HCl एक गैस है, तो जब ये जल में घुलता है तो एक विलयन बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन बना लेता है, जो पूर्ण क्या समांग है, क्योंकि आपस में वो मिल करके समांग रूप से एक विलयन बना लेता है। और इसको गर्म करते हैं तो हमको पुनः HCl गैस प्राप्त हो जाता है। ये कहा गया कि जब गैस पानी में घुलता है, गैस जब पानी में घुलता है तो एक सामान्य विलयन बनाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं।
और उसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है कि पुनः हमको HCl गैस प्राप्त हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम HCl गैस के जलीय विलयन में, अगर HCl गैस को किसी जलीय विलयन में अगर उसको मिलाएं तो उसमें क्या करता है कि ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड के रूप में टूट जाता है। और जो किस रूप में समझेंगे, अगर HCl गैस को अगर जलीय विलयन में अगर इसको मिलाया जाएगा तो इसका जो रिएक्शन होता है वो H3O प्लस हाइड्रोनियम प्लस Cl माइनस के रूप में टूट जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि HCl को जब जल में घोला जाता है, केवल जल में, विलयन में नहीं, जल में, तो ये एक क्या करता था कि समान रूप से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता था, HCl का अम्ल बनाता था, अम्ल मिलता जुलता अम्ल, ये विलयन बना लेता था, विलयन। तो ये समान रूप से मिलता था। और जब इसको गर्म किया जाता था, गर्म करने के बाद से क्या होता था कि पुनः हमको HCl गैस के रूप में मिल जाता था, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब हम HCl को जलीय विलयन में घोलना है, जलीय विलयन में डालना है, तो वो हमको H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, और एक क्लोराइड आयन दे रहा है। अब जो ये आयन दे रहा है, ये दोनों क्या अपने गुण में क्या है, घटक जो है अपने आप में क्या है, अलग अलग है, अपने घटक में क्या है, अलग अलग है, अपनी अवस्था में अलग अलग है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। पहली अवस्था में भौतिक परिवर्तन माना गया है, दूसरी अवस्था में रासायनिक परिवर्तन माना गया है। इसी कारण से HCl जो है वो क्या है, अगर गैस को जल में घोला जा रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन बना रहा है। अगर HCl गैस को, यहाँ लिख देते हैं, ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है, ये गैस, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि गैस और ये द्रव, और ये गैस है, ठीक है, पर ये क्या है, विलयन है, विलयन एक्वाज के रूप में लिखा जाता है। ये लिक्विड है, ये एक्वाज। तो अब आपको अंतर देखना है कि जब गैस को हम लोग लिक्विड में घोल रहे हैं, द्रव में, केवल जल में घोल रहे हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन बना रहा है। जबकि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक गैस को, HCl गैस को जब हम विलयन में घोल रहे हैं तो वो हमको हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, साथ में Cl क्लोराइड का आयन दे रहा है। इसीलिए नीचे वाला जो है दूसरा टॉपिक है उसको रासायनिक परिवर्तन माना गया है और ऊपर वाले को हम लोग भौतिक परिवर्तन माने हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जब HCl गैस को जल में केवल घोला जाता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन बनाता है, जो पूर्णतः क्या होता है, समांग होता है। और गर्म करने पर हमको HCl गैस पृथक के रूप में अलग मिल जाती है, जो कि क्या होता है, विलयन का भार जो है वो गैस और जल के दोनों के बराबर होता है। विलयन का जो भार होगा वो गैस और जल दोनों के बराबर ही होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में जब HCl को जलीय विलयन में घोला जाता है, तो हाइड्रोनियम आयन देता है। जब हाइड्रोनियम आयन देता है और क्लोराइड आयन दे रहा है, उस समय क्या होता है, ये दोनों ही भिन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार के जल HCl के आयन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसलिए इस परिवर्तन को, इस जल के HCl को हम लोग क्या कहते हैं कि आयन के रूप में जब ये टूट रहा है तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि HCl, अगर निष्कर्ष निकालें कि दोनों का कंडीशन क्या है, तो निष्कर्ष यही होगा जो पहले आपने बताया कि HCl जल में घुलता है तो भौतिक परिवर्तन है, और अगर ये आयनिक परिवर्तन देता है, अगर ये आयन के रूप में टूटता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। HCl जल में घुलता है तो भौतिक परिवर्तन, आयनों में टूटता है तो रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर। इसी प्रकार से हमारा एग्जाम्पल आता है नौसादर हो गया, NH4Cl, ठीक है, उसका ऊर्ध्वापातन जब कराया जाता है तो भी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी मोमबत्ती के साथ भी आ जाता है कि भैया मोमबत्ती क्या है, तो मोमबत्ती भी दोनों इसी प्रकार से वो दोनों है, भौतिक और रासायनिक दोनों है, उसकी कंडीशनों के आधार पे।
ठीक है। तो इसको हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझा कि जो विवादप्रद परिवर्तन था HCl गैस का घुलना, वो जब जल में घुलता है तो क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि अगर जल में घुल रहा है तो भौतिक परिवर्तन, अगर वो आयन के रूप में टूट रहा है विलयन में घुल करके, अगर गैस जलीय विलयन में घुल रहा है तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्लियर। अब हम लोग अगले जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके लिए आप फेसबुक पेज पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हमने कुछ तत्वों के नाम, प्रतीक, उनके मूलक को समझाया। आप वहाँ से आप इस चीज़ को तब तक क्लियर कर लेंगे तो जो नया वीडियो आएगा वो और आसान हो जाएगा। या व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन करके आप मैसेज करके आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं कि हमको ये चाहिए, तो उसको आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ जाके भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपनी तैयारी की एकदम पुख्ता करके रखना है कि कोई भी किसी प्रकार की समस्या हमको ना आए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।